इस नृत्य शैली की खास विशेषताएं नायक नायिका प्रसंग पर आधारित पदम अथवा कविताएं हैं। भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह नाम भरत शब्द से लिया गया तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान देवों में से प्रथम नाट्य शास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान है। इंद्र व स्वर्ग के अन्य देवताओं के अनुनय विनय से ब्रह्मा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने नृत्य वेद सृजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया। नाट्य वेद अथवा पंचम वेद भरत व उसके अनुयायियों को प्रदान किया गया, जिन्होंने इस विद्या का परिचय पृथ्वी के नश्वर मनुष्यों को दिया। अतः इसका नाम भरतनाट्यम हुआ। भरतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलतापूर्वक शामिल किया गया है। ये है भाव अथवा मन, स्थिति, राग अथवा संगीत और स्वर माधुर्य और ताल अथवा काल समंजन। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वयन के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। भरतनाट्यम में जीवन के 3 मूल तत्व दर्शन, शास्त्र, धर्म व विज्ञान हैं। यह एक गतिशील व सांसारिक नृत्य शैली है तथा इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। इसे सौंदर्य व सुरुचि संपन्नता का प्रतीक बताया जाना पूर्णतः संगत है। वस्तुतः यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों से विरक्ति तथा निष्पादनकर्ता का इसमें चरमोत्कर्ष पर होना आवश्यक है। भरतनाट्यम तुलनात्मक रूप से नया नाम है। पहले इसे सादिर, दासियाट्टम और तंजावुर नाट्यम के नामों से जाना जाता था। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला बाली, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी अरुणदेल आदि। कथकली केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका। कथा का अर्थ है कहानी। यहाँ अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों से लिए गए चरित्रों को अभिनय करते हैं। यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधानों, फूलदार दुपट्टों, आभूषणों और मुकुट से सजे होते हैं। वे उन विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित करने के लिए सांकेतिक रूप से विशिष्ट प्रकार का रूप धरते हैं, जो वैयक्तिक चरित्र के बजाय उस चरित्र के अधिक नजदीक होते हैं। विभिन्न विशेषताएं, मानव, देवता, समान, दैत्य आदि को शानदार वेशभूषा और परिधानों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य का सबसे अधिक प्रभावशाली भाग यह है कि इसके चरित्र कभी बोलते नहीं हैं, केवल उनके हाथों के हाव भाव की उच्च विकसित भाषा तथा चेहरे की अभिव्यक्ति होती है, जो इस नाटिका के पाठ्य को दर्शकों के सामने प्रदर्शित करती है। उनके चेहरे के छोटे और बड़े हाव भाव, भवों की गति, नेत्रों का संचलन, गालों, नाक और ठोड़ी की अभिव्यक्ति पर बारीकी से काम किया जाता है तथा एक कथकली अभिनेता, नर्तक द्वारा विभिन्न भावनाओं को प्रकट किया जाता है। इसमें अधिकांशतः पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं, जबकि अब कुछ समय से महिलाओं को कथकली में शामिल किया जाता है। वर्तमान समय का कथकली एक नृत्य नाटिका की परंपरा है, जो केरल के नाट्यकर्म की उच्च विशिष्ट शैली की परंपरा के साथ शताब्दियों पहले विकसित हुआ था, विशेष रूप से कुडियाट्टम। पारंपरिक रीति रिवाज जैसे थेयाम, मुडियाट्टम और केरल की मार्शल कलाएं नृत्य को वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। कथक का नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पश्चात विहंगम चक्कर द्वारा पहचाना जाता है और हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन और उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कथक का जन्म उत्तर में हुआ, किंतु पर्शियन और मुस्लिम प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। कथक की शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हिंदुओं की पारंपरिक पुनः गणना में निहित है, जिन्हें कथिक कहते थे, जो नाटकीय अंदाज में हाव भावों का उपयोग करते थे। क्रमशः इसमें कथा कहने की शैली और अधिक विकसित हुई तथा एक नृत्य रूप बन गया। उत्तर भारत में मुगलों के आने पर इस नृत्य को शाही दरबार में ले जाया गया और इसका विकास एक परिष्कृत कलारूप में हुआ, जिसे मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त था और कथक ने वर्तमान स्वरूप लिया। इस नृत्य में अब धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बोध पर अधिक बल दिया गया।
शब्द कथक का उद्भव कथा से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। पुराने समय में कथावाचक गानों के रूप में इसे बोलते और अपनी कथा को एक नया रूप देने के लिए नृत्य करते। इससे कथा कलाक्षेपम और दक्षिण भारत में हरि कथा का रूप बना और यही उत्तर भारत में कथक के रूप में जाना जाता है। लगभग 15वीं शताब्दी में इस नृत्य परंपरा में मुगल नृत्य और संगीत के कारण बड़ा परिवर्तन आया। 16वीं शताब्दी के अंत तक कसे हुए चूड़ीदार पायजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा मान लिया गया। इस नृत्य परंपरा के दो प्रमुख घराने हैं। इन दोनों को उत्तर भारत के शहरों के नाम पर नाम दिया गया है और इनमें से दोनों ही क्षेत्रीय राजाओं के संरक्षण में विस्तारित हुआ, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। ओडिसी। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। वर्ष 1950 में इस पूरे नृत्य रूप को एक नया रूप दिया गया, जिसके लिए अभिनय चंद्रिका और मंदिरों में पाए गए तराशे हुए नृत्य की मुद्राएं धन्यवाद के पात्र हैं। किसी अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप के समान ओडिसी के दो प्रमुख पक्ष हैं, नृत्य या गैर निरूपण नृत्य, जहां अंतरिक्ष और समय में शरीर की भंगिमाओं का उपयोग करते हुए सजावटी पैटर्न सृजित किए जाते हैं। इसका एक अन्य रूप अभिनय है, जिसे सांकेतिक हाथ के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्तियों को कहानी या विषय वस्तु समझाने में उपयोग किया जाता है। इसमें त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर को 3 भागों में बांटना, सिर, शरीर और पैर। मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती है। ओडिसी नृत्य में विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएं बताई जाती हैं। यह एक कोमल कविता में शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ओडिशा के परिवेश तथा इसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। मणिपुरी पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं अंगुलियों तक प्रवाहित होती हैं। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य रूपों में से बना है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की रचनाओं से आए विषय वस्तुएं इसमें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती हैं। मणिपुर की मेतई जनजाति की दंतकथाओं के अनुसार जब ईश्वर ने पृथ्वी का सृजन किया तब यह एक पिंड के समान थी। सात लेनुराह ने इस नवनिर्मित गोलार्ध पर नृत्य किया, अपने पैरों से इसे मजबूत और चिकना बनाने के लिए इसे कोमलता से दबाया। यह मेतई जागोई का उद्भव है। आज के समय तक जब मणिपुरी लोग नृत्य करते हैं वे कदम तेजी से नहीं रखते बल्कि अपने पैरों को भूमि पर कोमलता और मृदुता के साथ रखते हैं। मूल भ्रांति और कहानियां अभी भी मेतई के पुजारियों या माइबिस द्वारा माइबी के रूप में सुनाई जाती हैं, जो मणिपुरी की जड़ हैं। महिला रास नृत्य राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित है, जो बैले तथा एकल नृत्य का रूप है। पुरुष संकीर्तन नृत्य मणिपुरी ढोलक की ताल पर पूरी शक्ति के साथ किया जाता है। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है, जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। साहित्यिक रूप से नृत्य के बीच मुख्य माना जाने वाला जादुई मोहिनीअट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुख किया जाता था। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। इस शब्द मोहिनी का अर्थ है एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले या उनमें इच्छा उत्पन्न करे। यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है कि जब उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और भस्मासुर के विनाश की कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अतः यह सोचा गया है कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य रूप को मोहिनीअट्टम का नाम दिया। मोहिनीअट्टम का प्रथम संदर्भ माजामंगलम नारायण नंबूदिरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी एडी में रचा गया। 19वीं शताब्दी में स्वाति तिरुनाल पूर्व त्रावणकोर के राजा थे, जिन्होंने इस कला रूप को प्रोत्साहन और स्थिरीकरण देने के लिए काफी प्रयास किए।
स्वाति के पश्चात के समय में यद्यपि इस कला रूप में गिरावट आई, किसी प्रकार यह कुछ प्रांतीय जमींदारों और उच्च वर्गीय लोगों के भोगवादी जीवन की संतुष्टि के लिए कामवासना तक गिर गया। कवि वालाठोल ने इसे एक बार फिर नया जीवन दिया और इसे केरल कला मंडलम के माध्यम से एक आधुनिक स्थान प्रदान किया, जिसकी स्थापना उन्होंने 1903 में की थी। कलामंडलम कल्याणी मां कलामंडलम की प्रथम नृत्य शिक्षिका थी, जो इस प्राचीन कला रूप को एक नया जीवन देने में सफल रही। उनके साथ कृष्णा पनीकर, माधवी अम्मा और चिन्नम्मू अम्मा ने इस लुप्त होती परंपरा की अंतिम कड़ियां जोड़ी, जो कलामंडल के अनुशासन में पोषित अन्य आकांक्षी थी। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम और सामिश्रम। ये नाम वेट्टारी नामक वर्गीकरण से उत्पन्न हुए हैं। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है, जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया और पनपी। इसका मूल नाम कुचेलापुरी या कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा है। अपने मूल से ही यह 3वीं शताब्दी बीसी में अपने धुंधले अवशेष छोड़ आई है। यह इस क्षेत्र की एक निरंतर और जीवित नृत्य परंपरा है। कुचिपुड़ी कला का जन्म अधिकांश भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के समान धर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। एक लंबे समय से यह कला केवल मंदिरों में, और वह भी आंध्र प्रदेश के कुछ मंदिरों में वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रदर्शित की जाती थी। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भगवतथालु कहलाते थे। कुचिपुड़ी के भगवतथालु ब्राह्मणों का पहला समूह 1502 AD निर्मित किया गया था। उनके कार्यक्रम देवताओं को समर्पित किए जाते थे तथा उन्होंने अपने समूहों में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया। महिला नृत्यांगनाओं के शोषण के कारण नृत्य कला के ह्रास के युग में एक सिद्ध पुरुष सिद्धेंद्र योगी ने नृत्य को पुनः परिभाषित किया। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मण परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्रतिष्ठित गुरु जैसे वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णा मूर्ति और तादेपल्ली पेराया ने महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को और समृद्ध बनाया है। डॉक्टर वेमापति चिन्ना सत्यम ने इसमें कई नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा और कई एकल प्रदर्शनों की नृत्य संरचना तैयार की, और इस प्रकार नृत्य रूप के क्षितिज को व्यापक बनाया। यह परंपरा तब से महान बनी हुई है जब पुरुष ही महिलाओं का अभिनय करते थे, और अब महिलाएं पुरुषों का अभिनय करने लगी हैं।